नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विद्यालय निरीक्षण करने का जो तरीका और नियम बदला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, मैं आपको एक ज़िला का लेटर दिखाऊँगा, उसी तरह का बहुत सारे ज़िला का लेटर आ चुका है दोस्तों। आप लोग अपने अपने ज़िला में देख सकते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। विद्यालय निरीक्षण हेतु विभाग से प्राप्त निरीक्षण प्रपत्र में अंकित बिंदु के संदर्भ में निम्नांकित बिंदुओं का विस्तृत निरीक्षण करने हेतु निम्नवत निर्देश दिया जाता है। यानी निरीक्षण करने का जो विस्तृत बिंदु है उस पर जो कुछ संशोधन किया गया है वो निम्न प्रकार है। विद्यालय में शिक्षक एवं बच्चों की संख्या के अनुरूप वर्ग कक्ष की उपलब्धता। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं बच्चों की संख्या के अनुपात में वर्ग कक्ष उपलब्ध है या नहीं। अगर विद्यालय में आवश्यकता अनुसार वर्ग कक्ष उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में निरीक्षी प्रतिवेदन के कॉलम में वर्ग कक्ष आपूर्ति करने हेतु विद्यालय के पास पर्याप्त बाधा रहित भूमि उपलब्ध है या नहीं उल्लेख करें तथा संबंधित विद्यालय प्रधान से आवश्यकता अनुसार विद्यालय भवन की मांग संबंधी पत्र के साथ भूमि का ब्यौरा यथा लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। यानी अब निरीक्षी पदाधिकारी अब ये भी जाँच करेंगे कि स्कूल में पर्याप्त कक्षाओं की संख्या है या नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर नहीं है तो उसका मांग पत्र एक तरह का प्रधानाध्यापक फॉर्मेट में भर के देंगे। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर सहित जो संशोधन हुआ है दोस्तों निरीक्षण करने के तरीके में, नियम में, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड को प्रत्येक 3 माह पर कालीकरण मरम्मती करना अनिवार्य है। यानी ब्लैक बोर्ड को जो है कालीकरण प्रत्येक 3 महीना में करना है। निरीक्षण के क्रम में जिस विद्यालय में मरम्मती कालीकरण की आवश्यकता है उस विद्यालय का प्रधान को निर्देशित करते हुए 1 सप्ताह के अंदर उक्त कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जहां पर कालीकरण किया हुआ नहीं है बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का, तो प्रधानाध्यापक को निर्देश दे देंगे कि 1 सप्ताह के अंदर में आपको ये काम करा लेना है। ये काम निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अन्यथा ससमय उक्त कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अलग से अनुशंसा करेंगे। जब वही निरीक्षी पदाधिकारी दोबारा स्कूल जांच में जाएंगे, अगर वो देखते हैं कि उन्होंने कार्य नहीं किया है तो उस पर कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं निरीक्षी पदाधिकारी। साथ ही चौक, डस्टर आवश्यकता अनुसार विद्यालय में उपलब्ध हो, संबंधित प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से अंकित करें। यानी प्रतिवेदन में एक कॉलम ये भी दिया हुआ है, चौक और डस्टर का भी कॉलम दिया हुआ है। मैं आपको वो निरीक्षण का प्रपत्र भी दिखाऊंगा। जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। विद्यालय भवन के रंग रोगन इत्यादि। विद्यालय का रंग रोगन हेतु समय समय पर विभाग द्वारा राशि विद्यालय को उपलब्ध कराई जाती है। तत्पश्चात विद्यालय प्रधान द्वारा विद्यालय का रंग रोगन करने में रुचि नहीं लेते हैं। यानी विभाग द्वारा जो है विद्यालयों को रंग रोगन करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी प्रधानाध्यापक जो है रंग रोगन कराने में आनाकानी करते हैं। निरीक्षण के क्रम में ऐसे विद्यालय को चिन्हित करते हुए रंग रोगन हेतु निर्देशित करें। अगर ऐसा कोई विद्यालय है तो निरीक्षी पदाधिकारी जो है ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करेंगे और ससमय रंग रोगन का कार्य पूरा नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के संदर्भ में आवश्यक अनुशंसा करेंगे। यानी उस पर कार्रवाई करने के लिए निरीक्षी पदाधिकारी अनुशंसा कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो में बताया था, प्रत्येक विद्यालय के GOB अकाउंट में 50,000 रुपया रंग रोगन करने हेतु भेज दिया गया है। अगर आपके भी विद्यालय में पैसा गया है, GOB का अकाउंट चेक कर लें, उससे आप अपने विद्यालय का रंग रोगन कर सकते हैं। विद्यालय में निर्माणाधीन असैनिक कार्य यदि हो कि प्रगति एवं गुणवत्ता। विद्यालय में निर्माणाधीन कार्य का प्रगति एवं गुणवत्ता परकलन के अनुरूप तथा परकलन की प्रति प्रधानाध्यापक को प्राप्त हुआ है कि नहीं से संबंधित जांच करेंगे। यानी विद्यालय में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका गुणवत्ता कैसा है उसका जांच करना है। प्रधानाध्यापक को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने हेतु प्राप्त हुआ है कि नहीं सामग्री, उसका भी जांच करेंगे। तथा निर्माणाधीन कार्य की समय सीमा के अंदर पूर्ण हो रहा है या नहीं, निर्माणाधीन कार्य किस स्तर पर है से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन अंकित करेंगे। जो समय सीमा दिया रहता है निर्माणाधीन कार्य करने का, उसके अंदर में कार्य हो रहा है या नहीं, प्रधानाध्यापक करा रहे हैं या नहीं,
इसको भी अंकित करना है। आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाध्यापक से कार्य में लापरवाही बरतने वाले एजेंसी के संदर्भ में सीधे अधोहस्ताक्षरी को पत्राचार कराएं। अगर जो आपके विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, अगर वो समय पे कार्य नहीं कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, ताकि संबंधित एजेंसी को ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया जा सके। कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही संबंधित प्रधानाध्यापक को प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी को प्रदान देने हेतु निर्देशित करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विद्यालय में किचन शेड, गैस चूल्हा एवं थाली इत्यादि की उपलब्धता। विद्यालय निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में किचन शेड उपलब्धता एवं स्वच्छता का जांच करेंगे। थाली एवं गैस चूल्हा पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इसकी भी जांच करेंगे। पर्याप्त मात्रा में नहीं रहने की स्थिति में गैस चूल्हा एवं थाली के संदर्भ में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण योजना से पत्राचार करेंगे। तत्पश्चात भी आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। यानी किसी स्कूल में अगर गैस चूल्हा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, प्लेट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो प्रधानाध्यापक एक लेटर लिख करके देंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण को। अगर फिर भी अगर उसको सामग्री उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि गैस चूल्हा पर मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है तो उस विद्यालय प्रधान के विरुद्ध आवश्यक रूप से टिप्पणी अंकित करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि मध्याह्न भोजन गैस चूल्हा में ही बनाना है, गैस के द्वारा ही बनाना है। लेकिन निरीक्षण के क्रम में देखा जाता है कि किसी किसी विद्यालय में भट्ठी में खाना बनाया जाता है, जो नियम के विरुद्ध है। आप पर कार्रवाई हो सकती है। जिस विद्यालय में एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन आपूर्ति की जाती है, उस विद्यालय संबंधित एनजीओ के द्वारा ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाती है अथवा नहीं के संदर्भ में आवश्यक टिप्पणी करें। यानी बहुत से विद्यालयों में एनजीओ के द्वारा जो है मध्याह्न भोजन आपूर्ति किया जाता है, तो उस विद्यालय में समय पर भोजन पहुंचाया जाता है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता कैसी है, मेन्यू के अनुसार खाना दिया जा रहा है कि नहीं, तो ये सब टिप्पणी करना है, वो भी निरीक्षी पदाधिकारी को ही करना है। जो मेन चीज़ है दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की उपलब्धता। विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की उपलब्धता है या नहीं, तथा शौचालय का उपयोग बच्चों के द्वारा किया जाता है अथवा नहीं। यानी स्कूल में जो है छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए, और बच्चों द्वारा उसका प्रयोग हो रहा है या नहीं, इसका भी जांच करना है निरीक्षी पदाधिकारी को। सफाई कर्मी के द्वारा विद्यालय परिसर एवं शौचालय का साफ सफाई प्रतिदिन किया जा रहा है अथवा या नहीं। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा बहुत से विद्यालयों में सफाई कर्मी की बहाली हुई है, उनके द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है कि नहीं, इसका भी प्रतिवेदन लेंगे। साथ ही यह देखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में ताला बंद तो नहीं है, संदर्भ में आवश्यक टिप्पणी करें। निरीक्षी पदाधिकारी ये भी आश्वस्त हो लें कि विद्यालय अवधि में कहीं शौचालय में ताला तो लगा हुआ नहीं रहता है। अगर ऐसा है तो उसका टिप्पणी जरूर करें वो अपने जांच प्रतिवेदन में। पेयजल की सुविधा। विद्यालय में पेयजल की सुविधा यथा चापाकल, नल, टेप या बोरिंग की सुविधा विद्यालय में है या नहीं। यदि विद्यालय में बोरिंग कराया गया है तो यह कार्य कर रहा है कि नहीं, संदर्भ में आवश्यक टिप्पणी करेंगे। यानी विद्यालय में जो पेयजल की जो सुविधा है, जो पेयजल उपलब्ध कराता है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है कि नहीं, बच्चे किस तरह से पेयजल का प्रयोग करते हैं, इस पर भी टिप्पणी करना है निरीक्षी पदाधिकारी को। तथा संबंधित एजेंसी के संबंध में प्रधानाध्यापक से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान से पत्राचार करेंगे अगर इस तरह का कुछ आता है तो। वर्ग कक्ष में आवश्यक उपस्कर, बेंच, डेस्क इत्यादि की उपलब्धता एवं गुणवत्ता। विद्यालय में वर्ग कक्ष के अनुसार आवश्यक बेंच, डेस्क उपलब्ध है या नहीं, इसकी तो जांच अवश्य करना है। यदि उपलब्ध है तो उसकी गुणवत्ता, तथा यदि जिस विद्यालय में आवश्यकता से के अनुसार बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं है, उस विद्यालय प्रधान से बेंच डेस्क का मांग पत्र विहित पत्र में प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। यानी बहुत से स्कूल ऐसे हैं दोस्तों जहां पर बेंच डेस्क जो है वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक जो वो जांच प्रपत्र है उसमें वो बेंच और डेस्क का मांग पत्र भर के दे सकते हैं और उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की उपलब्धता एवं उपयोगिता। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में लैब है या नहीं,
विद्यालय निरीक्षण के क्रम में आवश्यक रूप से भौतिक निरीक्षण कर देखा जाए तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला है या नहीं, यदि है तो उसका उपयोग नियमित रूप से संबंधित शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं से कराया जाता है या नहीं। अगर वहाँ प्रयोगशाला है तो क्या छात्र छात्राएं उसकी प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षक उसका प्रयोग करवा रहे हैं या नहीं के संदर्भ में भी निरीक्षण प्रतिवेदन में टिप्पणी करना है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है पंचायत में, यदि आप जांच करने के लिए जाते हैं निरीक्षी पदाधिकारी, वहाँ पर पुस्तकालय है या नहीं इसकी अवश्य जांच कर लें। अगर पुस्तकालय है, बच्चों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं उसकी भी जांच कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ मध्य विद्यालयों में, कुछ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब खोला गया है सरकार के द्वारा। उस आईसीटी लैब का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, विद्यालय निरीक्षण के क्रम में आवश्यक रूप से भौतिक निरीक्षण करके देखा जाए कि मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब है या नहीं। यदि उपलब्ध है तो वहाँ पर देखा जाए कि सभी कंप्यूटर चालू अवस्था में है या नहीं। अगर आईसीटी लैब में कंप्यूटर है तो ये जरूर देखना है कि सभी कंप्यूटर चालू है या नहीं। यदि नहीं है तो संबंधित विद्यालय के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान को पत्र लिखकर अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक आईसीटी इंस्ट्रक्टर के द्वारा बच्चों को प्रतिदिन आईसीटी लैब का उपयोग करवाया जाता है या कि नहीं, इसका भी जांच अवश्य करना है। यदि उपयोग करवाया जाता है तो उपयोग करने वाले बच्चों का उपस्थिति संधारित पंची में दर्ज किया जाए। जो बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं उसका अलग से एक उपस्थिति पंजी बनाना है और ये काम आईसीटी इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर शिक्षक का है। विद्यालय परिसर में चार दीवारी की उपलब्धता। विद्यालय में चार दीवारी है अथवा नहीं आवश्यक रूप से देखा जाए। यदि नहीं है तो क्या वहाँ पर पर्याप्त एवं बाधा रहित भूमि है, यानी चार दीवारी बनाने के लिए क्या पर्याप्त भूमि है। अगर है तो वो भी लिख करके देना है निरीक्षी पदाधिकारी को। विद्यालय में बिजली कनेक्शन है कि नहीं, मीटर की उपलब्धता है कि नहीं, निरीक्षी पदाधिकारी ये भी जांच करेंगे। आवश्यकता अनुसार वो अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी जरूर करेंगे। वर्ग कक्ष में पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब की पर्याप्त उपलब्धता है कि नहीं। विद्यालय के प्रत्येक वर्ग कक्ष का भौतिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक वर्ग कक्ष में पंखा, ट्यूबलाइट एवं बल्ब की पर्याप्त मात्रा है। ये निरीक्षी पदाधिकारी का काम होगा। खेल मैदान की उपलब्धता एवं उपयोगिता। क्या विद्यालय में खेल का मैदान है, अगर है तो उसका उपयोगिता के बारे में बताना है या अपने प्रतिवेदन में उस पर भी वो टिप्पणी करेंगे। खेल सामग्री, क्या विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है तो क्या वो अलमारी में बंद है, बक्सा में बंद है। अगर ऐसा है तो प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते हैं निरीक्षी पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक को निर्देश देंगे कि जो खेल की सामग्री है उसको बाहर रखा जाए और बच्चों को प्रयोग करने के लिए अवश्य दिया जाए। सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन विद्यालय में है या नहीं इसकी भी जाँच कर लेना है। विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण की स्थिति। विद्यालय प्रधान के द्वारा अपने विद्यालय में स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं कराया जा रहा है तो संबंधित विद्यालय प्रधान को इस कार्य हेतु निर्देशित किया जाए। कक्षावार विद्यार्थियों का नामांकन एवं वास्तविक उपस्थिति। बच्चों का जो नामांकन है और उसकी वास्तविक स्थिति। विद्यालय में सभी कक्षाओं में नामांकित छात्र छात्राओं के छात्रों उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के साथ भौतिक निरीक्षण कर सभी कक्षाओं में छात्र छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति गणना कर निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित करेंगे। अगर भौतिक सत्यापन में भिन्नता पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि जो नामांकन पंजी में बच्चों का नामांकन है, संख्या है, भौतिक उपस्थिति उसके अनुरूप है कि नहीं। अगर कम है तो प्रधानाध्यापक के खिलाफ निरीक्षी पदाधिकारी कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ है दोस्तों, कुछ वर्ग शिक्षक द्वारा उपस्थिति पंजी में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बनाया जा रहा है जिसे वर्टिकल उपस्थिति बनाने हेतु निर्देशित किया जाए। उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा यूनिफॉर्म का प्रयोग। जो बच्चे विद्यालय में
मौजूद हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, वो यूनिफॉर्म में आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते हैं तो बच्चों को स्कूल ड्रेस में आने के लिए प्रेरित करेंगे और संभव हो तो निरीक्षी पदाधिकारी अभिभावक से संपर्क कर बच्चों को यूनिफॉर्म में स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करेंगे। पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट किट टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ आने हेतु निर्देशित किया जाए। जिन छात्र छात्राओं को स्कूल स्टूडेंट किट नहीं मिला है वैसे छात्र छात्राओं को स्टूडेंट किट उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय प्रधान को निर्देशित करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 से लेके 8 क्लास तक के सभी बच्चों को किट दिया गया है सरकार के द्वारा। किट की उपलब्धता। FLN किट। विद्यालय में यह देखा जाए कि जो FLN किट है की उपलब्धता है उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं। अगर FLN किट का प्रयोग नहीं हो रहा है या अलमारी में बंद है, ऐसी स्थिति में निरीक्षी पदाधिकारी विद्यालय प्रधान के विरुद्ध अवश्य लिखें, अवश्य टिप्पणी करें निरीक्षण प्रपत्र में। साइकिल का उपयोग। जो बच्चे माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं उन्हें सरकार द्वारा साइकिल दिया गया है, वे बच्चे साइकिल का प्रयोग करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो उसको साइकिल का प्रयोग करने, साइकिल से ही विद्यालय आने जाने हेतु उसको प्रेरित करना है। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिए जाने। वर्ग कक्ष में जाकर यह सुनिश्चित हो कि संबंधित कक्षा के शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को पठन पाठन से संबंधित गृह कार्य दिए जा रहे हैं या नहीं। यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना है। अगर छात्र छात्राओं के डायरी में गृह कार्य का उल्लेख नहीं किया गया हो तो संबंधित शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ विद्यालय प्रधान को छात्र छात्राओं के डायरी में गृह कार्य देने हेतु निर्देशित किया जाए। यानी बच्चों को जो गृह कार्य देंगे शिक्षक, वो बच्चों की जो डायरी है उसमें ज़रूर लिखना है। अगले दिन निरीक्षण के क्रम में छात्र छात्राओं के डायरी गृह कार्य नहीं दिया गया हो तो संबंधित शिक्षक शिक्षिका एवं प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा करेंगे। बच्चों को जो डायरी दिया गया है दोस्तों उसमें गृह कार्य जरूर लिखेंगे। साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा का आयोजन, मूल्यांकन का आयोजन। विद्यालय में साप्ताहिक, मासिक, मूल्यांकन, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, परंतु विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा उक्त परीक्षा का मूल्यांकन लाल स्याही से किया गया है या नहीं, इसकी जांच करना है। अगर नहीं किया गया है तो शिक्षक और प्रधान को उक्त मूल्यांकन का संधारण करने हेतु निर्देशित किया जाए। मध्याह्न भोजन की निरंतरता एवं गुणवत्ता। विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए प्रतिदिन बनाए जा रहे मध्याह्न भोजन अथवा NGO के द्वारा दिया जा रहा मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार दिया जा रहा है कि नहीं। जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन बन रहा है वो मेन्यू के अनुसार या गुणवत्ता पूर्वक बन रहा है कि नहीं, इसकी भी जांच करेंगे। अगर उसमें किसी तरह का कोताही किया जा रहा है प्रधानाध्यापक के द्वारा तो निरीक्षी पदाधिकारी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। आधार कार्ड की उपलब्धता। स्कूल में जितने नामांकित छात्र छात्राएं हैं क्या सबके पास आधार कार्ड है, इसकी भी जांच कर लें। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उसको आधार कार्ड बनाने हेतु प्रेरित करें, उनको कहें ताकि 100% बच्चे का आधार कार्ड बन सके। प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का पदस्थापना। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिका एवं प्रधान शिक्षक की संख्या अंकित करेंगे। निरीक्षण प्रपत्र में ये चीज़ अंकित करना है। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति कैसी है वो भी चेक करना है। विषय आधारित शिक्षक कितने हैं, अगर नहीं है तो उसका भी जिक्र करेंगे निरीक्षण प्रपत्र में। गैर शैक्षणिक कर्मियों का पदस्थापना एवं उपस्थिति। जो निरीक्षण प्रपत्र है उसमें जो गैर शैक्षणिक कर्मी है स्कूल में उसको भी अंकित करना है, उसको भी लिखना है। समय सारणी के अनुसार वर्ग कक्ष का संचालन हो रहा है कि नहीं, इसका भी जांच अवश्य कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रधानाध्यापक को निर्देशित करें समय सारणी को फॉलो करने का। वर्ग कक्ष का अवलोकन। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान वर्ग कक्ष में जाकर यह देखा जाए कि शिक्षकों द्वारा वर्ग कक्ष का संचालन किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि वर्ग संचालन हेतु समय सारणी के अनुसार शिक्षक के द्वारा वर्ग का संचालन नहीं किया जा रहा है तो संबंधित विद्यालय प्रधान एवं शिक्षक के विरुद्ध प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। गृह कार्य से संबंधित कॉपियों एवं साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक
परीक्षा के कॉपियों उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की स्थिति, यानी जो गृह कार्य दे रहे हैं या साप्ताहिक मूल्यांकन कर रहे हैं उन कॉपियों की जांच हो रही है कि नहीं, उसका रिजल्ट कार्ड बनाया जा रहा है कि नहीं, लाल स्याही से शिक्षक कॉपी चेक करते हैं कि नहीं, इसकी भी जांच करना है। विद्यालय में अभिभावक संगोष्ठी हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग द्वारा पहले ही निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक शनिवार को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी करना है और इसका पालन प्रधानाध्यापक द्वारा किया जा रहा है कि नहीं, इसकी भी जांच करना है। शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक, ललित कला शिक्षक के द्वारा उनसे संबंधित गतिविधियां किया जा रहा है कि नहीं, इसकी भी जांच करनी है। विद्यालय के पोषक क्षेत्र में कुछ बच्चे अनामांकित होते हैं, उसकी भी जांच करना है। अगर नामांकित हैं तो ठीक है, अगर अनामांकित हैं तो उसके अभिभावक से मिलकर के बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये जो निरीक्षण का जो तरीका, नियम बदला है उसके बारे में मैं आपको बताया। जैसा कि पहले निरीक्षण होता था तो सबसे पहले शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति, इस तरह से चलता था। लेकिन अभी जो नियम बदला है दोस्तों, इसके अनुसार जो है जो वर्ग कक्ष का उपलब्धता है उसका जांच करना है, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, विद्यालय भवन, रंग रोगन इत्यादि का जांच करना है।